नहीं मेरा बच्चा, मेरे लिए आज भी तुम लोग सबसे अहम और ख़ास हो। मैंने किसी को ये जगह नहीं दी। तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? चलो अब उठो, नाश्ते के लिए चलो। उसने उठने से इनकार कर दिया। अच्छा बोलो, क्या डिमांड है? ये आंसू रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? वो जब बचपन में जब मैं नाराज़ होती तो खाना छोड़ देती और रोना शुरू कर देती और अली को उसकी ज़िद माननी पड़ती। आज भी वो इसी तरह हाथ बांधे खड़ा था और सना से उसके रोने बंद करने की मिन्नतें कर रहा था। आप मम्मा की बात मान लें ना, शादी कर लें। उसने आंसू पोंछते हुए बोला, जैसे उसे यकीन हो गया था अब उसकी मांग पूरी होने वाली है। अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों ने मिलकर ये खड्डा खोदने को सोचा है तो ठीक है, मैं कर लूँगा शादी जब बोलोगे, ठीक है। उसने सना की तरफ देखते हुए पूछा। अली के साथ इस्मा का रवैया भी नाराज़गी वाला था और अब सना जो कि उसकी लाडली बहन थी वो भी बहुत दुखी थी। उन दोनों की नाराज़गी ने उसे बहुत कमज़ोर कर लिया था। वो अपनी गर्ज की खातिर इस तरह घर वालों को और परेशान नहीं कर सकता था। उसने अपनी माँ और बहन की खुशी के लिए ये फ़ैसला किया था। सना के चेहरे पे खुशी उभर उठी थी। अब दोनों ने महसूस किया कि इस्मा वहीं खड़ी है। इस्मा ने खुशी और शफ़क़त से दोनों के सर पे हाथ फेरा और नाश्ते के लिए चलने को बोला। हाँ भई, वैसे तो बात यही इससे पक्की बन सकती है, लेकिन फिर भी ये खुशी के मौके होते हैं, लड़के वालों के घर जाना पड़ता है रिश्ता तय करने। हाँ, तो अम्मी सब चलेंगे ना हैदराबाद। बस आप एक बार सारा से बात कर लें, उससे एक बार बात करना ज़रूरी है, फिर हम कोई तारीख रख कर मिठाई लेकर चलते हैं। क्यों ज़ोया? तैयब के चेहरे पे खुशी नज़र आ रही थी। उसने बात करते हुए ज़ोया की जानिब देखा। जी अम्मी, तैयब ठीक बोल रहे हैं, आप सारा से फ़ोन पर बात कर लीजिए। अरे हाँ, कर लूँगी। वैसे किसी ने इस्मा को भी बता दिया इस बारे में? जी, जी, बात हुई थी मेरी। वो बहुत खुश थी और शिकायत कर रही थी कि वो थी उमैर और ज़ारा आपके साथ होते हैं, तो इसलिए उनका ख़याल जल्दी से आ गया। अब अम्मी से कहो अपने इस पोते के लिए भी लड़की तलाश करें, ये भी तो शादी के लायक हो गया है। तैयब ने हंसते हुए अम्मी को इस्मा का पैगाम पहुंचाया। हाँ, बच्चे तो सभी जवान हो चुके, अब इनका घर बस जाए। मैं कहाँ इस लायक अब रही हूँ कि अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी का सही हक़ अदा कर सकूँ। वो तो ये बच्चे हैं जो मेरी इस बुढ़ापे में मुझसे ज़्यादा बोझ नहीं डालते और मेरी तवक्को के खिलाफ़ नहीं करते। दादू ने उमैर के सर पे हाथ फेरते हुए बोला। अरे अम्मी, आप फ़िक्र क्यों करती हैं? अली समझदार और सुलझा हुआ बच्चा है। वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो उसके ख़ानदान, वक़ार और इज़्ज़त के खिलाफ़ हो। देखना, वो भी आपकी तवक्को पे पूरा उतरेगा। मैं जानती हूँ तैयब, मेरे बच्चे काफ़ी समझदार और होनहार हैं, लेकिन जब जब ये बड़े होते जा रहे हैं मुझे मेरी फ़ातिमा की याद शिद्दत से सताई जाती है। आज अगर वो यहाँ होती तो। अम्मी बात करते करते रुक गई। आंसू ने साथ ना दिया, वो चुप सी हो गई। अरे दादू, आप परेशान ना हो, फ़ातिमा के साथ आपका प्यार और ढेर सारी दुआएं हैं ना, वो जहाँ भी होगी ठीक होगी। देखना, इंशाअल्लाह एक दिन हम सब के साथ होगी। आमीन, खुदा करे तुम्हारी ये बात सच हो जाए। दादू ने आंसू पोंछे। ऐसे खुशी के मौके पे आंसू बहा रही हैं, अब चुप हो जाएं और जल्दी से फूफो को फ़ोन करें। अरे हाँ हाँ भाई, कर लेती हूँ फ़ोन, तुम ही बात करवा दो। मेरी ज़ारा को फ़ोन लगाओ। उसे फ़ोन करके थक गया हूँ, लेकिन वो है कि फ़ोन रिसीव नहीं कर रही। अरे बुद्धू, तो वो तुमसे शर्मा रही होगी ना, तभी फ़ोन नहीं उठा रही। पप्पो को फ़ोन लगाओ। ले लीजिए, रिंग जा रही है। उमैर ने दादू को फ़ोन दिया। इस्लाम दुआ तो कर लेते, तुम्हें भी शर्म आ रही है क्या? दादू ने फ़ोन पकड़ते हुए बोला और उमैर सर झुकाए हंस रहा था। सारा ने फ़ोन रिसीव कर लिया था। सब लोग खुशी से इंतज़ार में बैठे थे ये सुन के कि सारा को कौन सा वक्त और तारीख सारा के लिए कौन सा वक्त और तारीख मुकर्रर करनी है रस्म के लिए। हेलो, हाँ बेटा सारा, अम्मी बात कर रही हूँ। अम्मी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और फ़रीद की तबीयत अब कैसी है? भाई इतना क्या बीमार हो गया जो इस बार तुमने ज़ारा को भी बुला लिया? ज़ारा की बहुत याद आ रही थी और इस बार उसके पापा की भी मर्ज़ी थी वो यहाँ पर आ जाए, और फ़रीद ने अपनी बेटी को बुला लिया। अब तो बिल्कुल ठीक हो गया है, बहुत खुश हैं। वैसे आज मैं आपको फ़ोन करने वाली थी। अच्छा क्यों भाई, अपने मसरूफ़ वक्त में मेरी याद भी आती है तो तुम्हें? अम्मी ने टोकते हुए बोला। अरे अम्मी कैसे बातें कर रही हैं, भला अपनी माँ को बोल सकता है कोई? दरअसल फ़रीद की तबीयत ख़राब होने की वजह से परेशान थी। उसकी शुगर ज़्यादा बढ़ गई थी, कंट्रोल जो नहीं करते आप। देखो मुश्किल से शुगर कंट्रोल हुआ है और आज फिर से मिठाई खाने बैठ गए। अरे तो इससे मना करो ना, और तुम्हें पता भी है उसकी बीमारी का, फिर भी मिठाइयाँ क्यों लेकर आए घर में? अम्मी मैं कहाँ लाती हूँ, वो तो बस भाई साहब और भाभी वाले आए थे लेकर, और खुशी का माहौल था। भाई क्या हो, तो मिठाई खा ली तो खा ली, खुशी का माहौल? अम्मी ने ताजुब से पूछा। अरे असल बात तो भूल गई जो आपको बताने वाली थी। आपको मुबारक हो, ज़ारा का रिश्ता पक्का हुआ है उसके चचा ज़ाद के साथ। सारा का ये बोलना था और अम्मी के सर पे जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। वो एकदम साकत हो गई। एक नज़र उन्होंने उमैर को देखा और जो खुशी और बेचैनी से दादों की तरफ मतवज्जा था, मगर उमैर के चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा जब उसने दादों की आंखों से आंसू देखे।
आपको अच्छी लगी ना ये बात? काफ़ी दिन से जो इख्तलाफ चल रहे थे उस वजह से फ़रीद भी बहुत परेशान थे। अब इस रिश्ते की वजह से दोनों ख़ानदान करीब हो जाएंगे। और हाँ, तुम्हारे दोनों ख़ानदान करीब हो गए, ये अच्छी बात है, खुदा सलामत रखे, वहाँ के इख्तलाफ दूर कर दे। लेकिन यहाँ पे शुरू कर दिए तुमने हमसे हमारी ज़ारा को दूर कर दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया सारा। तुमने मेरी ज़ारा छीन ली। अम्मी ने लहजे में दर्द के साथ गुस्सा भी था। उमैर को दादों की बातों से कुछ अंदाज़ा हो चुका था, तो तैयब और ज़ोया भी अब उनकी तरफ देख रहे थे और बात ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। अम्मी, ज़ारा कहीं नहीं जा रही, वो अब भी आपकी ही है, मैं उसे आपके पास भेज दूँगी। और रही बात मंगनी की, तो कभी ना कभी तो ये होना था ना, उसकी शादी तो करनी है ना हमें। फ़रीद ने बड़ी दलेरी से बोला था, ज़रा आपकी बच्ची है, मैं आपको सौंप रहा हूँ, अब आपकी ज़िम्मेदारी है। जब वो मुझे सौंप दी थी तो फिर आज उसे मुझसे क्यों छीना? अम्मी ने धाई दी थी। सारा कुछ लम्हे सोच में पड़ गई और अम्मी की बात समझने की कोशिश करने लगी थी। अम्मी, आप कहना क्या चाहती हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो ज़ारा मुझे और इस घर को कितनी अजीज़ थी, फिर भी तुम लोगों ने उसका रिश्ता हमसे करने के बजाय वहाँ कर दिया, ये जानते हुए भी कि मेरे घर में उसके लिए अच्छे रिश्ते मौजूद थे। मैंने फ़रीद से पहले भी ये बात बोली थी कि ज़ारा की फ़िक्र उसे करने की ज़रूरत नहीं है। माना कि उसके भाई के घर रिश्ता हुआ है, वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक बार हमसे भी तो बात करते। फ़रीद माँ का दर्जा देता है ना मुझे, फिर अपनी माँ को छोड़ दिया, ऐसे अहम फ़ैसले करते वक्त मुझसे या घर में किसी को बताया तक नहीं। फ़रीद आज भी आपकी इतनी इज़्ज़त करता है और जब ज़ारा के रिश्ते की बात चली थी तब उन्होंने ही कहा था पहले आप लोगों से बात की जाए। और इस मामले में मुझे लगा लड़कों की माँ से बात करना बेहतर होगा और उनकी रजामंदी और बच्चों की रजामंदी देख लूँ, क्योंकि आप भी अच्छी तरह जानती हैं अगर माँ बाप राज़ी ना हों तो घर बस नहीं पाते, और ख़ास कर जब माँ राज़ी ना हो। बोलते वक्त सारा कुछ देर के लिए खामोश सी हो गई और फिर अपनी बात जारी की। मैंने इस्मा भाभी और ज़या भाभी दोनों से बात की थी। तो क्या दोनों ने तुम्हें इनकार किया रिश्ते से? अम्मी ने तहकीकी लहजे में बोला। जी अम्मी, इस्मा भाभी ने साफ इनकार तो नहीं किया, अलबत्ता इतना बोला था कि फ़िलहाल वो कुछ नहीं कह सकती। अली शादी नहीं करना चाहता, इसलिए उन्हें कुछ वक्त दिया जाए। भाई साहब और भाभी का बहुत इसरार था, इसलिए मेरे पास इंतज़ार करने का टाइम नहीं था, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए था। अरे तो तुम ज़ोया या फिर तैयब से तो पूछ लेती एक बार, मुझे तो छोड़ो, मैं तो याद नहीं आई उस वक्त। ज़ोया भाभी ने तो इंतज़ार करने को बोला नहीं। अम्मी साफ़ लफ्ज़ों में कहा था कि जहाँ रिश्ता करना है कर लो, मेरे बेटों में से किसी का ख्याल नहीं है तुम्हारे यहाँ। बात ख़त्म करते वक्त सारा की आंख में नमी आ गई थी। बेटा, ज़ारा की मिठाई बांट दी गई है उसके चचाजाद के साथ, दादू ने उदासी से उमैर को बताया। उमैर जो कि अलग ही दुनिया में खो चुका था खामोश हो गया। उसने इस बात की तवक्को हरगिज़ ना की थी। ज़ारा उसके बचपन का प्यार था, उसने हमेशा से ही ज़ारा के साथ अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे। ज़ारा ने भी उमैर को अपने होने वाले शोहर की हैसियत से देखा और सोचा था दोनों एक दूसरे को शिद्दत से चाहते थे। इस बात का जिक्र उन्होंने किसी से ना किया था, लेकिन दोनों ये बात खूब जानते थे कि ख़ानदानी ताल्लुक़ और हम आहंगी की वजह से उनकी शादी में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं हो सकती। लेकिन कभी कभार वो नहीं होता जो हम अपने लिए सोच रखते हैं, किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। बज़ाहिर आसान लगने वाले काम हकीकत में इतने आसान नहीं होते, कितने मशक्क़त और आजमाइश छुपी होती है। तो ये बस उस कातिब तकदीर को ही इल्म होता है जो सबकी किस्मत लिखता है। ज़ारा भी हर वक्त उदास और गमगीन से रहने लगी थी जब उसने अपने रिश्ते का सुना था। उसका वजूद जैसे कांप उठा था। नानों का घर, उसका ससुराल, वो एक दिन मिसेस उमैर के हिलाई गई, ये सारी बातें जहन में आकर उसे झंझोड़ रही थी। उमैर के अलावा उसने कोई और नाम अपने नाम के साथ जोड़ने का तसव्वुर भी ना किया था, लेकिन अब अचानक हालात इस तरह के हो गए थे कि नानों का घर और उमैर का नाम कहीं नहीं था। उसने बातचीत करना बिल्कुल मुख्तसर कर दिया था, हंसना तो जैसे भूल चुकी थी। पहले वो जब भी घर आती घर महक सा उठता उसकी बातों से, उसकी हंसी से, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी ना था। वो दिन रात यादों में खोई और उदास रहती। इतने दिन हो गए तुम हैदराबाद नहीं गई ज़ारा? चली जाऊँगी एक बार पढ़ाई ख़त्म हो जाए। हाँ, लेकिन इस बार तुम छुट्टियों में भी नहीं गई, उमैर ने उसके पास बैठते हुए चिढ़ाते हुए कहा। हाँ, तो नानों की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मन नहीं किया जाने को। अरे बहाने हैं सब, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम यहाँ मेरे लिए रुक जाती हो, मेरे बगैर वहाँ मन नहीं लगता। उमैर ने मूंगफली मुंह में डालते हुए कहा। वैसे तुम्हारी खुशफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी जब मैं यहाँ से जा चुकी होंगी। मैं भी तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कब तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म होगी, तुम अपने घर जाओगी ताकि मैं बारात लेकर तुम्हें वापस ले आऊँ। उमैर ने जाते वक्त उसका हाथ पकड़ लिया और पास फिर से बिठा लिया। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। अरे सारा बेटा, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। वो खिड़की के पास उदास उमैर की यादों में खोई बैठी थी। जी बाबा, यहाँ आओ मेरे पास। ज़ारा, तुम्हें पता है मुझसे अक्सर बहुत से लोगों ने कहा कि मैंने बेटी को इतनी ज़्यादा देर किया है, उसे खुद से दूर भेज दिया है। ये आज़ादी और ढीलापन एक ना एक दिन पछतावे का सबब बनेगी जब बेटी हाथ से निकल जाएगी। लेकिन मैंने कभी उनकी बातों को अपने दिल पे नहीं लिया, हमेशा तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल और तुम्हारी खुशी को अव्वल तरजीह दी। मुझे यकीन था मेरी बेटी से जितना प्यार मैं करता हूँ उतनी इज़्ज़त वो मेरी करती है और कभी अपने बाप का असर शर्म से झुकने नहीं देगी।
तुम नहीं जानती, तुम्हारे रिश्ते को लेके मैं बहुत परेशान था, लेकिन तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ बोलकर मेरे सर पे जो बोझ था हल्का कर दिया। तुमने कितना बड़ा एहसान किया है, तुम जानती नहीं हो। मैंने तुम पर कोई ज़्यादती तो नहीं की ना बेटा? नहीं बाबा, आप ऐसा ना सोचें। उसने आंसू दबाते हुए बोला। तुम इतनी चुप चुप और उदास क्यों हो? नहीं तो मैं ठीक हूँ। उसके पास बैठ गई थी और बाप अपनी बेटी पर शफकत से हाथ फेरे उसका हाल मालूम कर रहा था। मुझे मालूम है किसकी याद आ रही है तुम्हें। बाबा के इस जुमले से जैसे वो चौंक उठी थी। नानो याद आ रही है ना बेटा? देखो बस 1-2 दिन में मंगनी की रस्म हो जाए, फिर तुम वापस कराची चली जाना और अपनी पढ़ाई शौक से पूरी करो। फ़िलहाल शादी की कोई जल्दी नहीं है। मामा, जब पुप्पो ने अब से पूछा तो अब आपने इनकार क्यों किया? तो बेटा, मुझे क्या पता था कि तुम मुझसे शादी करोगे? तुमने मुझसे कहा तो ना था ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तो कम से कम एक बार पूछ तो लेती मुझसे। लेकिन नहीं, आपको तो ज़रा पसंद ही नहीं थी शायद, इसलिए आपके हक़ में तो सही फ़ैसला हुआ। लेकिन मेरी बात भी आप जान लीजिएगा, अगर मेरी पसंद आपको पसंद नहीं है तो फिर आपकी पसंद भी मुझे पसंद नहीं है। ज़ारा का रिश्ता हो गया है तो आप ये समझ लेना कि अब मैं आपकी भांजी से शादी कर लूँगा, कभी नहीं मामा। उमैर गुस्से से दांत पीसता हुआ बाहर को चल दिया और जोया वहीं खड़ी रह गई। मामा, तैयब चाचू का फ़ोन था। उन्होंने बताया कि सारा फूफो ने ज़ारा की मंगनी की दावत दी है। अली ने अखबार उठाते हुए बोला। हाँ, सारा ने मुझे भी कॉल की थी। वो लोग कब जा रहे हैं? घर से कोई नहीं जा रहा? अली ने पेपर फोल्ड करते हुए ताज्जुब ज़ाहिर किया। क्यों नहीं जा रहे? जाना तो चाहिए भाई, अब इतना भी क्या गुस्सा? इस्मा ने गौर करते हुए कुछ कहा। देखिए ना मामा, अगर कोई नहीं जाएगा तो फूफो को कितना दुख होगा। अली ने फिक्र ज़ाहिर करते हुए बोला। हाँ, और हम वहाँ सारा की ससुराल वाले बातें करेंगे। इस्मा ने बात को लुकमा दिया। मैं सोच रहा था हमें वहाँ जाना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? अली ने इस्मा की तरफ देखते हुए जवाब तलब किया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भी काफ़ी दिन से कराची हवेली जाना नहीं हुआ, इस बार वहाँ भी हो आएंगे। भाई ज़रा हमारी अपनी बच्ची, अगर कोई नहीं गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। निशा बेटा, किसका फ़ोन था? जाहिदा ने किचन में से आवाज़ लगाई। वो मेरी दोस्त माहीन का फ़ोन था, उसके भाई की मंगनी हो रही है ना, उसकी दावत दे रही थी वो। अच्छा, जवाब हैदराबाद, जो हैदराबाद में रहते हैं। जी मम्मा, वही। निशा ने फ़ोन रखते हुए बोला। तुम जाओगी? मेरा मन नहीं कर रहा जाने को। क्यों खुद को कैद कर रखा है बेटा? जाओ, घूम फिर आओ। काफ़ी दिन से तुम कहीं बाहर नहीं गए और तुम जाओगी तो माहीन को भी अच्छा लगेगा ना। वैसे रिश्ता कहाँ पे हुआ है उसके भाई का? शायद उसके अपने कज़न से। अच्छा सुनो, अब तुम तैयारी पकड़ लो, तुम जा रही हो वहाँ? उसने हुक्म करते हुए फिर से किचन का रुख किया। अरे मम्मा, ज़रूरी थोड़ी है, उसने दावत दी और मैं चली गई। अब निशा भी उसके पीछे किचन में आ गई। हाँ ज़रूरी है, मास्टर में उठना बैठना पड़ता है बेटा। वो तुम्हारी दोस्त है, तुम उसके घर नहीं जाओगी? कल को तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन होगा तो वो भी नहीं आएगी। ज़्यादा ने दूध चूल्हे पर चढ़ाते हुए कहा। मेरा कोई भाई ही नहीं तो फिर फंक्शन कैसा? निशा ने फट से जवाब देते हुए फ्रिज खोला, एक नज़र झांका और कुछ खाने को ढूंढा। निशा बेटा, अगर तुम इस तरह लापरवाही बरतती रहोगी तो अकेली रह जाओगी। तुम्हारी खुद की शादी पे भी कोई नहीं आएगा, देखना। माँ ने किस ज़ाहिर की। वैसे मैं ये सब करने भी नहीं वाली। मेरी शादी अगर होगी तो सादगी से होगी। मतलब तुम कहीं नहीं जाओगी? ज़्यादा ने फिक्र ज़ाहिर करते हुए पूछा। अच्छा, जा रही हूँ, मुस्कुराते हुए वो बोली। अम्मी इस्मा वाले इस्लामाबाद से निकल चुके हैं, यहाँ आकर आराम करने के बाद हैदराबाद जाएंगे। तैयब ने उसके पास बैठते हुए बोला। अम्मी इस वक्त पुरानी तस्वीर का एल्बम लिए बैठी देख रही थी। तैयब, गलती किससे नहीं होती? हर इंसान फरिश्ता तो नहीं होता। मुझसे भी गलती हो गई, लेकिन मुझे उसकी इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिल रही है? उसने तैयब की बात का जवाब ना दिया और वो फ़ोटो देखकर माजी को याद कर बैठी थी। हमारी ख़ानदानी ताकत रसीद का काफ़ी बड़ी है। तुम्हारे बाबा की इज़्ज़त और एहतराम हर जगह किया जाता था। आज भी लोग उन्हें अच्छे नाम से जानते हैं। उनके बाद तुम लोगों ने उनकी इज़्ज़त और रुतबे को कोई ठेस ना पहुँचाई। हमेशा उनकी इज़्ज़त और वक़ार को कायम रखे आए। हमारे ख़ानदान को खुदा का दिया हुआ सब कुछ है। नाम, शोहरत, इज़्ज़त, पैसा, ताकत, हैसियत। ऐसा क्या नहीं जो तुम्हारे बस से बाहर हो? तुम जो चाहो, जहाँ से चाहो, जिस वक्त भी कुछ भी ला सकते हो मेरे लिए, मैं जो बोलूँ। फिर क्यों उसे तलाश न कर सके? वो इस तरह हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई मुझसे, मेरे सहर की आखिरी निशानी। अम्मी, हमने कोई कसर ना छोड़ी थी। कोई ऐसा शहर, ऐसा इलाका नहीं था जहाँ हमने उसे ना ढूंढा हो। और आप तो जानती हैं ना, वो मुल्क से बाहर चली गई थी। अब वहाँ से ढूंढकर वापस लाना तो मुश्किल था, वरना हम उन दोनों को उस तरह ना जाने देते। तो आप फिर से उसे ढूंढो ना तैयब, हो सकता है वो मिल जाएं। और क्या पता मुल्क में वापस आ गई हूँ। उसने बच्चों की तरह ज़िद की। अम्मी, अब ये इतना आसान नहीं है। अब उन्हें ढूंढना और भी मुश्किल है। हमारी फातिमा अब बड़ी हो गई होगी, कैसे पहचान पाऊँगा मैं उसे? ज़ारा की मंगनी का दिन था, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं थी। वो सिर्फ अपने बड़ों का मान रखने को ये समझौता कर रही थी और सबके साथ अच्छा रवैया रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उदासी और बेबसी उसके चेहरे से खूब ज़ाहिर थी। उसका होने वाला मंगेतर लाहौर में तालीम हासिल कर रहा था, जिसे मंगनी के लिए हैदराबाद बुलाया गया था। शाम को फंक्शन रखा गया था। मेहमानों की आमद जारी थी। उसका ख़ानदान काफ़ी बड़ा था और सब एक साथ ही रहते थे। फंक्शन घर के अंदर रखा गया था क्योंकि घर काफ़ी बड़ा होने की वजह से हॉल बुक करने की ज़रूरत ना पड़ी और दावत में
चंद करीबी दोस्तों को ही बुलाया गया था। इस्मा, अली और सना पहुंच चुके थे। अली मर्दों की जानिब जाकर बैठ गया, इस्मा औरतों की जानिब। रस्म खत्म हो चुकी थी और सब लोग खाना खाने के बाद जाने की तैयारी कर रहे थे। सना, तुमने मम्मा को देखा क्या? अली ने सना के बिल्कुल करीब आकर पूछा। जी, वो इस तरफ गई है, सना ने सामने इशारा करते हुए बोला। वो बगैर देर किए वहाँ चला गया। अचानक से उठकर पीछे को 2 कदम दौड़ाए वो रुक सा गया। उसकी आंखें जैसे झपकना भूल गई। ये कोई ख्वाब या ख्याल न था, बल्कि जीती जागती निशा खड़ी थी, जो कि फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ थी। उस पर नज़र पड़ती वो साकत सा हो गया, उसे देखता रह गया। घटिया किस्म के इंसान हो तुम, मोहब्बत तो क्या मैं तुम्हारी तरफ देखना भी गवारा ना करूँ। तुम जैसे लड़के बस औरत को खेल तमाशा सामान समझते, जिसे पसंद किया, उठा लिया, दिल बहलाया और फेंक दिया। लेकिन मैं सच्चे दिल से तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं तुम्हें बेहुरमत करने का। मोहब्बत अंधी होती है, मुझे भी अंधा कर दिया। मैं पागल हो गया हूँ। मुझे अब तुम ही ठीक कर सकती हो मुझे अपना बनाकर, लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हारी सूरत देखना भी ज़हर लगता है मुझे। अब तो मैं मुल्क से अब तो मैं मालिक से एक ही दुआ करती हूँ, वो मुझे तुमसे रहाई दे दे और तुम कभी तुम्हारी शक्ल ना दिखाए। गुजरे दिनों की सारी बातें उसके जहन में गर्दिश कर रही थी। मंगनी की रस्म के बाद घर वाले बैठे थे, और जहाँ निशा भी साथ बैठी और साथ के साथ गुल मिल गई थी। कुछ देर बाद जब सब लोग निकलने लगे थे, निशा का चेहरा उतरा हुआ था और परेशान हाल इधर उधर देखे जा रही थी। क्या बात है बेटा, क्यों परेशान खड़ी हो यहाँ? इस्मा ने उसे कंधे पे हाथ रखते हुए पूछा। वो आंटी, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। ड्राइवर चचा गए थे मैकेनिक के पास, लेकिन अभी तक वापस नहीं है, उसने रास्ता देखते हुए बोला। अच्छा तो टैक्सी पकड़ लो बेटा। वैसे घर कहाँ पे है, दूर है यहाँ या यहाँ पे ही? जी आंटी, मैं कराची से आई थी और टैक्सी पे अकेले नहीं जा सकती। अरे तो फिर हमारे साथ चलो, हम भी कराची जा रही हैं, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। नहीं आंटी शुक्रिया, मैं बस चली जाऊँगी, ड्राइवर आता होगा। तभी निशा के सेल पर कॉल आई। फ़ोन पर बात करने के बाद उसकी उदासी और बढ़ती गई। इस्मा को उसकी फ़िक्र होने लगी थी और पूछ लिया, क्या वो हैरियत तो है ना? जी हाँ, वो ड्राइवर की कॉल थी और उसने ये बताया कि गाड़ी ठीक होने में अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फिर हमारे साथ चलो ना भाई, सही सलामत छोड़ देंगे तुम्हें, कहीं अगवा थोड़ी करेंगे। माहीन, तुम कहो ना अपनी दोस्त को, शायद हम पर भरोसा नहीं है। इस्मा ने माहीन की तरफ देखते हुए बोला। मैं तो बोल रही थी आज की रात यहीं रुक जाती, लेकिन अगर तुम नहीं मान रही तो फिर उनके साथ जाने में कोई शर्म महसूस ना करो। ये हमारी रिश्तेदार है, तुम्हें सही सलामत पहुँचा देंगी। माहीन ने भी इस्मा की तरफ से हमायत कर दी थी। इस्मा ने भी इसरार किया था, इसलिए अब निशा को उन्हें मना करना गवारा ना था, लेकिन फिर भी उसने अपनी मम्मा को कॉल लगाई और इजाज़त ली। इस्मा भी वहीं मौजूद उसकी बातें सुन रही थी। ठीक है आंटी, मैं चल रही हूँ आपके साथ, उसने कॉल ऑफ करते हुए बोला। अपनी मम्मा से इजाज़त ले रही थी, ये बहुत अच्छी बात है। अली अहलाक की साबिती होती है जब हम कोई भी फैसला करने से पहले अपने बड़ों की राय शामिल करते हैं, उनसे मशवरे लेते हैं, वो छोटी सी बात हो या बड़ी। इस्मा ने निशा के सर पे हाथ फेरते हुए बोला। इस्मा कुछ फ़िक्र में मुब्तला हुई और इधर उधर झांकते हुए बोली। अरे बेटा, सना भाई को फ़ोन तो लगाओ, कहाँ रह गया, कहीं नज़र नहीं आ रहा। उसे बोला हम बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। मम्मा भाई ने फ़ोन किया था, उन्हें कोई ज़रूरी काम से जाना पड़ा, बोल दिया था कि हम ड्राइवर के साथ आ जाएं। ये लड़का बिना कभी काम से फारिग नहीं होता, उसने आगे की तरफ चलते हुए बोला। अब निशा भी उनके साथ गाड़ी में बैठ गई थी। कुछ घंटे का सफ़र था, थोड़ी देर खामोशी तो थोड़ी देर बातें करती हुई वो सब कराची को पहुँच गई। तीनों ने सफ़र में एक दूसरे से खूब बातें की। निशा की बातों में खुश इलाकी और सादगी थी, तो इस्मा के लहजे में शफ़क़त और प्यार। जहाँ सना मस्ती और मजाक की बातें करती जाती और निशा भी इसमें हम कलाम रहती। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सफ़र रहा आपके साथ, निशा ने गाड़ी से उतरते हुए बोला। अरे भाई शुक्रिया की क्या बात है, और वैसे भी मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ सफ़र करने। आपको आप लोग चले ना अंदर, मम्मा से भी मिल लें। निशा ने अंदर की तरफ देखते हुए बोला। अभी रात काफ़ी हो चुकी है, फिर बेटा कभी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। वो अंदर को चल दी और ड्राइवर ने गाड़ी को पीछे घुमाते हुए अपना रास्ता लिया। आ गई बेटा? यस मॉम। ज़्यादा लॉन्च में खड़ी काफ़ी देर से निशा का इंतज़ार करती। अब ऐसे काफ़ी खुश लग रही हो। हाँ, काफ़ी दिन बाद दोस्त से मिली और वहाँ भी सब मेहमानों से बहुत मज़ा आया। मम्मा काफ़ी अच्छे लोग थे। अच्छा जाओ अब चेंज कर लो, सो जाओ, रात काफ़ी हो गई। उसने चेंज कर लिया तो थकन से जो बिस्तर पर लेट गई। फिर उसे ख्याल आया कि फ़ोटोग्राफ्स देख ले जो कि फ़ंक्शन में दोस्तों के साथ ली गई थी। वो उठी, टेबल के तरफ जाते हुए अपना पर्स उठाया, लेकिन उसमें मोबाइल मौजूद ना था। शिट, कहीं हैदराबाद तो नहीं भूल आई। उसके मन में बेचैनी बढ़ गई। पूरा सामान चेक कर डाला, लेकिन मोबाइल कहीं नहीं था। कुछ देर ज़हन पे जोर डालने के बाद याद आया, गाड़ी में बैठने के बाद उसके पास मोबाइल मौजूद था। उसका मतलब मेरा मोबाइल इस्मा आंटी की गाड़ी में रह गया। उसने गहरी सोच में डूबते हुए बड़बड़ाया। वो तेज़ तेज़ कदम चलती हुई माँ के कमरे को पहुंची। क्या हुआ निशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज़्यादा ने करवट लेते हुए निशा को देखा, जो कि परेशान लगी थी। मम्मा मेरा सेल फ़ोन नहीं मिल रहा, उसने माँ के पास आते हुए बोला। तो कमरे में देखो ना, अपने बैग में ढूंढ लिया है, नहीं मिल रहा। अच्छा तो अभी सो सुबह देख लेना ना। नहीं मम्मा, मुझे लगता है कहीं पे रख के भूल आई हूँ, उसने खुद पे गुस्से करते हुए बोला।
परेशान ना हो, मिल जाएगा। तुमने कॉल करके देखा? नहीं, लैंडलाइन भी ऑफ है, शायद ख़राब है। उसने बेबसी ज़ाहिर करते हुए बोला। तो फिर मेरे मोबाइल से कॉल कर ली थी। हाँ, आपका फ़ोन किधर है? उसके मन में एक उम्मीद जागी थी। फ़ौरन माँ का मोबाइल उठाया। उसकी बैटरी भी लो है। नीचे रखते हुए वो बोली, तो फिर चार्ज कर लो, फिर ट्राई करके देख लेना। ठीक है, आप सोचें, मैं अपने रूम में चार्जर लगा रही हूँ। रात को इस्मा और सना हवेली में वापस पहुँचे थे। काफ़ी थकावट होने की वजह से वो दोनों अपने कमरे की तरफ चल दिए। सब लोग सो चुके थे सिवाय उमैर के। वो इस वक्त भी कुर्ब से गुजर रहा था और इस मायूसी में नीचे स्लिप पे टेक लगाए अकेले बैठा था, जहाँ ज़ारा की यादें और बेबसी थी। उमैर, बेटा इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? इस्मा पानी पीने के लिए किचन में आई थी और उमैर को इस हालत में देखकर परेशानी से बोली। उमैर सिर्फ खामोशी से उसे देखता रहा। उसकी आंखें उसका दर्द बता रही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उठो बेटा, चलो अपने रूम में। उठो, शाबाश, पागल मत बनो, इस्मा ने वहाँ से उठाते हुए बोला। इस्मा जानती थी उसकी इस तन्हाई और उदासी की वजह ज़ारा की इस तरह मंगनी हो जाने से उमैर को गहरा सदमा लगा था। इस्मा घर की बड़ी बहू थी, सबकी इज़्ज़त करते थे, सब उनकी इज़्ज़त करते थे। वो भी सबके साथ अच्छे से पेश आती थी और सारे बच्चों को माँ की तरह लाड प्यार करती थी। बेगम, सब गाड़ी में फ़ोन रह गया था आपका। इस्मा अब अपने कमरे को जा रही थी तो ड्राइवर उसके पास फ़ोन ले आया। शायद सना भूल गई है। इस्मा ने मन में बोलते हुए सना के कमरे का रुख किया, जो अभी तक सोई नहीं थी। अरे सना, तुम अपना मोबाइल। इस्मा बोलते हुए रुक गई क्योंकि सना के हाथ में अपना मोबाइल मौजूद था। अरे तो फिर ये किसका मोबाइल है? दिखाएं मुझे, लॉक लगा हुआ है। मम्मा, पता नहीं चल पाएगा अब। तो फिर सना, निशा आप का हो शायद। सना ने सोचने के बाद अंदाज़ा लगाया। हाँ, बेचारी बहुत परेशान होगी। तो फिर आप जाकर मोबाइल अपने पास रखें, हो सकता है वो कॉल करे, और अगर ना की तो ड्राइवर के साथ उनके घर भेज देना। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इसमें अपने रूम में आ गई। उसने मोबाइल अपने बेड के साइड पे रख दिया, खुद लेट गई। तब मोबाइल की बेल बजी और उसने अपना फ़ोन रिसीव करने के लिए हाथ बढ़ाया। स्क्रीन पे नंबर आ रहा था जिसके साथ मम्मा लिखा था। साथ ही उसकी मम्मा की फ़ोटो भी डिस्प्ले होने लगी थी, जो उसने कनेक्ट पे सेट की हुई थी कॉन्टैक्ट पे सेट की हुई थी। तस्वीर देखते ही इस्मा के चेहरे का रंग बदलने लगा। वो गौर से उस तस्वीर को देखने लगी। देर तक उस तस्वीर को घूरती रही, जिससे वो उसके लिए जाना पहचाना सा चेहरा और चेहरे को याद करने लगी। बेल बज रही थी लेकिन उसका ध्यान मुकम्मल तस्वीर पर था। चौंक उठी थी वो। काफ़ी देर के बाद उसने फ़ोन रिसीव किया। हेलो, मेरा मोबाइल आपके पास रह गया है, गलती से निशा बात कर रही हूँ। जी, आप इस्मा आंटी हैं ना? दोनों ने एक दूसरे की आवाज़ पहचान ली। अच्छा हुआ आंटी मेरा मोबाइल सेफ है, वरना मैं तो परेशान हो रही थी बहुत। घर का फ़ोन भी डेड था और मम्मा के फ़ोन की बैटरी भी चार्ज नहीं थी। इतनी देर तक इंतज़ार करना पड़ा चार्ज करने के लिए। आपकी नींद भी ख़राब कर दी ना मैंने, माफ़ कीजिएगा। तुम्हारी मम्मा का नाम क्या है? इस्मा ने गहरी सोच में डूबते हुए पूछा। ज़ाहिदा। और पापा का? निशा का जवाब सुनते ही इस्मा ने फ़ौरन दूसरा सवाल पूछा। साहिर अहमद। जवाब सुनना था और इस्मा के हाथों पाँव ठंडे पड़ने लगे। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? निशा ने हैरत करते हुए पूछा। और वो बस ऐसे ही। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें कल फ़ोन भेज दूँगी। इस्मा ने खुद को संभालते हुए बोला और मोबाइल नीचे रख दिया। और वो कांप उठी, एकदम से कमरे के बाहर आई। इधर उधर देखा, सारे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। वापस कमरे में गई और सुबह होते हुए तैयब के कमरे में गई। तैयब भाई, ऐसे आपसे बात करनी थी। उसने दरवाजे पर खड़े होकर बोला। अरे भाभी, अंदर आए ना। जोया ने उसे देखते हुए हैरान होते हुए बोला। तैयब इस वक्त ऑफिस के लिए तैयार हुआ था। वो अभी इस्मा को इस तरह देखकर हैरान रह गया। इस्मा अंदर आकर बैठ गई। क्या बात है भाभी, हैरियत तो है? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? हैदराबाद में एक लड़की थी, ज़ारा की कज़न की दोस्त। उसकी गाड़ी ख़राब थी, इसलिए वो हमारे साथ कराची तक आई। वो रुक रुक कर बोल रही थी। तो आपने उसे घर तक छोड़ दिया ना? तैयब ने फ़िक्र के साथ पूछा। हाँ, उसे घर तक छोड़ दिया, लेकिन उसका फ़ोन गाड़ी में रह गया था। फिर कुछ देर बाद उसके मोबाइल पर रिंग बजी। वो कहानी उसने उसको सुनाई। जोया ने इस्मा के कंधे पे हाथ रखते हुए पूछा। उसने अपनी माँ के नंबर से कॉल की। स्क्रीन पे उसकी माँ की तस्वीर डिस्प्ले होने लगी। तैयब भाई, वो तस्वीर ज़ायदा की थी। आखिरी जुमला उसने तेज़ आवाज़ जज्बात के साथ बोला। ये आप कैसे कह सकती हैं? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। तैयब का लहजा अब हड़बड़ाहट का था। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, मैंने ठीक से पहचाना है और मैंने उससे पूछा भी है। उसने बताया कि वो साहिर अहमद और ज़ाहिदा की बेटी है। इसका मतलब वो लड़की हमारी फ़ातिमा है। अब तैयब की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और साथ ही चेहरे पे खुशी की चमक थी।